नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का अपने इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ आपको यूजीसी नेट से संबंधित फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित अहम और महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, वो यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। अगर नियमित रूप से इस पाठ्यक्रम को हल किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न है वो आपका बाहर जाएगा इससे। तो हम यूजीसी नेट के प्रश्नों को हल कर रहे थे और यूजीसी नेट 2012 का पेपर है ये, इसको हल करने जा रहे थे और इसमें 50 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं और आज 51वां प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम हल करते हैं। पूछा गया कि रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन-सी रचना लिखी गई, बाद में कौन-सी थी, बाद में कौन-सी थी? तो ऐसे ये प्रश्न है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए आप कौन-सा उत्तर है वो इसका सही होगा। तो हम बात करें आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, भगन दूत, बावरा हेरी। तो ये आंगन के पार द्वार ये तो बाद की रचना है ना? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन है बगनदूत हरी घास पर क्षण भर बाबरा अहेरी और आंगन के पार दीवार। ये जो उत्तर आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आगे 52वां प्रश्न है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन से रचनाकार हुए, बाद में कौन से हुए? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देखें तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक से पहले तो नहीं आएगा लेकिन बाद में जरूर आएगा, है ना? तो उसके बाद दिनकर और आगे 1 नंबर उत्तर है हमारा है, वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। ए ऑप्शन है उसको सही मानना है आपने, ए ऑप्शन जो है उसको सही मानना है कि सबसे पहले श्रीधर पाठक है वो हुए थे और श्रीधर पाठक के बाद मैथिली शरण गुप्त, दिनकर और आगे इस तरह से ये प्रश्न है उसको हल करना है। आगे हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न ये 53वां प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर है। इधर देखिए आप 53वां प्रश्न है वो ये हमारी स्क्रीन पर है। इसमें है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? ये भी प्रश्न ऐसा पूछा गया। यानी ये थोड़े कठिन प्रश्न बनते हैं क्योंकि जैसे हम एक हर कवि जितने की जिसकी भी रचना याद कर रहे हैं उसको क्रम से यानी सन वाइज जरूर याद करें। इससे आपको आरोही और अवरोही क्रम ऐसे पूछने को मिलेगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं के संबंध में अगर बात करें तो सही इसका क्रम क्या है? तो अंधेरे में, ऐसा देवीना सरोज समृद्धि और पटकथा। ऐसा देवीना सरोज समृद्धि नहीं, सरोज समृद्धि है उसके बाद में ऐसा देवीना लिखी गई थी। तो ये जो सी ऑप्शन हमारा है ये सही उत्तर माना जाएगा। सबसे पहले तो हमें सरोज समृद्धि, फिर ऐसा देवीना, फिर अंधेरे में और फिर पटकथा, ये जो उत्तर है सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद में 54वां प्रश्न है हमारा रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, है ना? नागार्जुन की रचना है ये। नागार्जुन की रचनाओं के विषय में बात करते हैं। फिर मिट्टी की बारात ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा सही होगा? ये सही अनुक्रम इनका क्या है? तो मिट्टी की बारात हो गया और सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और ये जो ए ऑप्शन हमारा है ये सही उत्तर होगा। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात, ये उत्तर है। ये सही मानना है आपको, ये ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम
बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न की। 55वें प्रश्न में ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? यानी ब्राह्मी लिपि का विकास है वो कैसे हुआ? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और उसके बाद में कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि क्या इस क्रम में बन करके आई थी? या फिर कुटिल लिपि ब्राह्मी नहीं, तो ब्राह्मी, देवनागरी, गुप्त लिपि और कुटिल कुटिल लिपि, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो सबसे पहले यही होगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और उसके बाद में देवनागरी लिपि निकल करके आई थी। हमारा आगे का 56 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। एक तो तर्क है, एक स्थापना, ये दोनों दिए गए हैं। इसको हमें हल करना है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता संभाव्यता निहित होती है। बिल्कुल सही है, होती है। ये इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इस प्रश्न को देखें तो इसका उत्तर है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले स्थापना तो में ये बताया रहा है कि बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है नहीं, अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता। बिंब के अर्थ की संभाव्यता है ये बिल्कुल संभाव्यता है वो निहित होती है, ये सही है। तो ए तो अपना सही है, आर गलत है ना? यानी कारण जो हमारा गलत है। और तो इसमें ऐसा कोई उत्तर आपको दिखाई दे रहा है क्या? सी नंबर उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही उत्तर मानना है हमें। आगे ऐसा ही प्रश्न आया है जिसमें है 57 नंबर का प्रश्न है ये। और कथन और कारण इसके दोनों दिए गए हैं। कथन और कारण हमारे पास दोनों है। तो पहले हम बात करते हैं इसके स्थापना की। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बिल्कुल एकदम सही, करेक्ट उत्तर है ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं 57 का दूसरा, ये इधर है। क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है, दोनों सही है। तो ए और आर ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है, इसको सही उत्तर मानना है आपने। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न की। तो 58वां प्रश्न हमारे है कि प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेमचंद जी हैं वो यथार्थवाद को आदर्शवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे यथार्थवाद से। ये बिल्कुल सही कथन है प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी के संबंध में। और फिर बात करते हैं दूसरा, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि नहीं, ये गलत है। तो उत्तर होगा ए सही है और आर गलत है, तो ए ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, आगे 59 नंबर प्रश्न है हमारे पास कि कला मात्र कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जिसे विचार शून्य जो विचार शून्य हो नहीं, गलत है ये गलत कथन है। आगे है, क्योंकि कला विचारों से पलायन करती है, नहीं करती है, कला तो विचारों से ही बनती है। तो दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। ऐसा कोई उत्तर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बी उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। ए और आर जो है ये दोनों कथन गलत है, बी उत्तर है इसका सही उत्तर मानना है हमें। आगे हम 60 नंबर के प्रश्न की बात करें। कहानी छोटे मुंह छोटे मुंह है बड़ी बात करती है। कहानी जो होती है वो छोटे मुंह है बड़ी बात करती है। बिल्कुल सही बात है। कहानी छोटी जरूर होती है लेकिन उसमें शब्द की गंभीरता होती है, भाव की गंभीरता होती है। कहानी क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ऐसा कोई उत्तर आपको दिखाई, ये सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा इसका। सी उत्तर है वो इसका हो जाएगा। इसका उत्तर होगा नंबर
सी, ये सही उत्तर मानना है आपने। आगे 61 नंबर प्रश्न है, नाटक केवल चाक्षुष यानी यज्ञ है। नाटक को हम अपने आंखों से देख सकते हैं, तो देख भी सकते हैं, भावों से महसूस भी कर सकते हैं, तो केवल भी में नहीं होगा ये गलत है। क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में नहीं, दृश्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है, श्रव्य तत्व का महत्व श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। दृश्य और श्रव्य दोनों की तुलना की जाए तो दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो दोनों कथन गलत है। बी उत्तर है ये, इसका सही उत्तर मान लेना है आपने, बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे हम बात करें 62 नंबर प्रश्न की, तो 62 नंबर प्रश्न में क्या उत्तर है वो सही होने वाला है, इसकी बात करेंगे हम। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य होता है वो जन समूह के हृदय का विकास होता है, बिल्कुल सही कथन है ये। क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण ही नहीं करना होता, ये गलत है। तो एक सही है, एक गलत है, तो ऐसा कोई उत्तर है क्या? ये सही है, आर गलत है, तो डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर मान लेना है हमें। आगे है 63 नंबर का प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकलात्मक संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये पहला कथन। अच्छा, दूसरा कथन संकलात्मक अनुभूति होती है जिसका संबंध है वो विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है ये। कथन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है कि क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये दोनों ए और बी है, ये दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, तो बी ऑप्शन है, इसको हमें सही उत्तर मान लेना है, इसका उत्तर बी होगा। आगे 64 नंबर प्रश्न है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य होती है। जब हमें संस्कृति का विकास करना हो तो मानसिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि संस्कृति एक मानवीय व्यापार होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ये सही उत्तर है। आगे 65 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 65 नंबर के प्रश्न में हम, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, यानी स्त्री है वो पैदा तो नहीं होती लेकिन बनाई जाती है, कहने का मतलब है जिस विचार भाव में उसको डाला जाए वैसे वह डल सकती है, तो ये सही है। क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है, जन्म से तो नहीं कह सकते, बाद में वह अनुभव से भी तो सीख सकती है, तो कहने का मतलब ये आर मुझे गलत लग रहा है। तो ए सही और आर गलत, ऐसा कोई उत्तर है क्या? ये डी उत्तर है, ये डी इसका सही उत्तर मान लेना है। आगे 66 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गई जो पंक्तियां हैं उनको उनके कवियों के साथ है वो हमें जोड़ना है, और फिर हमें बताना है कि कौन सा उत्तर है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कथन देखें तो दुख ही थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, सलभ में साप में वर हूँ। दूसरी पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही जो क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ये आत्म कथ्य से लिया गया है, और आत्म कथ्य में ये जयशंकर प्रसाद का कथन है, तो बी में 5 नंबर हो जाएगा। दूसरा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। और ये जो कथन है ये महादेवी वर्मा का है, जो बीत गई सो बीत गई, यानी इन दोनों कथनों का उम, पता नहीं चल रहा, तो आप ये मिला करके देख लें, बी में 5 नंबर है क्या? बी में 5 नंबर है क्या? 4-4, इसमें तो कहीं 5 नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही।
और इसका उत्तर बी में, हाँ, सॉरी, ये दुख ही जीवन की कथा रही, जो क्या कहूं जो आज नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। और वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, ये महादेवी वर्मा का है। तो सी में होगा 4 नंबर, ये देखो आप। तो सी में 4 नंबर का एक ही ऑप्शन है। सी में ये क्या हुआ, सी में 4 नंबर का, जो बीत गई सो बीत गई, वियोगी होगा पहला कवि। और सी में 4 नंबर होगा, तो सी में 4 नंबर होगा। पता नहीं, ये इस प्रश्न को संशय में छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम हल करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पात्रों को उसके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। देवसेना का गीत, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जय शंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो ये अगर कथन आपको पता हो तो बी में, और 3 नंबर देखो, बी में 3 नंबर का एक ही ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी क्या मान रहा है, सी मान रहा है कि पहले में 2 नंबर होगा, मल्लिका है वो आषाढ़ के एक दिन का, और देवसेना है उसमें 3 नंबर, यानी 3 नंबर होगा, स्कंदगुप्त नाटक की है। और फिर है सीलवती, है वो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक बिल्कुल इसकी है। और डी है वो पात्र है शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा डी पात्र है, वो है देहांतर का, यानी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, इसको सही उत्तर मानना है हमें, बिल्कुल सही है। एक अगर मिल जाता है तो बाकी भी मिल जाते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है वो हमारे सामने आया है। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन है? तो रतिनाथ की चाची, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये नागार्जुन का है। प्रति परिकथा, बायां बाईपास, ये जो आपका उत्तर है, परिकथा बायां बाईपास, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। तो अब मिला लीजिए आप, मिलाएंगे तो रतिनाथ की चाची नागार्जुन, पहले में 2 नंबर, पहले में 2 नंबर के 2 ऑप्शन है। और बी में है 4 नंबर, तो बी में भी 4 नंबर के 2 ऑप्शन है। ये देखिए, बी में भी 2 है, ये है। और इसमें भी, डी में भी, डी में भी आपको दिखाया जा रहा होगा कि इसमें भी, ये देखो, इसमें भी 4 नंबर है। तो फिर हमें एक और देखना पड़ेगा। फिर हम बात करें कब तक पुकारूं और पानी के प्राचीर। पानी के जो प्राचीर है, ये रामदर्श मिश्र का है, बिल्कुल सही है। प्रति परिकथा बायां बाईपास, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन का है। अब बच गया एक, कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है, ये राघव का है। है ना? तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी को सही मानना है। आगे बात करें चिंतामणि, निम्नलिखित कवियों के साथ उसकी कृतियां हैं उसको सम्मिलित करना है। बिल्कुल, बहुत ही मैं ये कहूँ कि ये सरल सा ही प्रश्न बनता है। अगर हम हमें एक दो कवियों की रचनाएं अगर याद होती हैं तो बिल्कुल ये बहुत सरल प्रश्न बन जाता है। तो हम बात करें कि इसमें बुद्धा की जो रचना है ना, बुद्धा की रचना ये है,
ये देखिए, मैं एक बार इसको हाइलाइट कर देता हूँ। बोधा की रचना है विरह वा वारिस। विरह वारिस है, ये बोधा की रचना है। अब आप देख लीजिए डी में 4 नंबर ऑप्शन कहाँ है? डी में 4 नंबर ऑप्शन 2 ऑप्शनों में है। तो फिर हमें एक और देखना पड़ेगा। एक अगर और देखें हम, तो कवि कुल कल्पतरु, अ, कवि कुल कल्पतरु जो रचना है, वो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी की है। और ये हो ही गया विरह। अच्छा, उसके बाद में 76 साल दशक 76 साल हजारा, ये भूषण कवि की रचना है ना। और मतीराम की रचना की मैं अगर बात करूं तो मतीराम की रचना है, मतीराम की रचना है, एक तो रह गया काव्य मंजरी, ये 3 मिला लेते हैं पहले। तो ए में 5 नंबर होगा, ए में 5 नंबर केवल एक ऑप्शन में है। बी जो उत्तर है हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी उत्तर है, इसको सही मानना है। बी उत्तर है, ये सही माना है। एक ही ऑप्शन ऐसा है ना। तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कवि कुल कल्पतरु, और मोतीराम की रचना है व्रत कौमुदी, भूषण की 76 साल दशक, और बोधा की है विरह वारिश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करें, आगे हम बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित आचार्यों को उनके उनके जो सिद्धांतों के साथ उसको सम्मिलित करना है। और प्रश्न है ये 70 नंबर का। तो इसमें अगर हम देखें तो हाँ, उत्तर देखने के लिए बल्लभाचार्य है, तो इसको आप ये याद कर लीजिए, मासिन राव, ऐसे याद करें, मासिन राव। माधवाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, मासी न से माशी, शंकराचार्य। फिर ऐसे अगर आप याद करेंगे इस सूत्र से, तो ये याद हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ऐसे जचाना है आपको, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, ऐसे करना है। तो बल्लभाचार्य जो थे, बल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद चलाया था। बल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद चलाया था। ये जो उत्तर है इसके अनुरूप का, वो सही है। यानी बल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद चलाया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो पहले में 5 नंबर किसी में दिखाई दे रहा है क्या? पहले में 5 नंबर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहले में 5 बल्लभाचार्य जी, और निम्बारकाचार्य है, उसने द्वैताद्वैतवाद चलाया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद चलाया था। और फिर बच गया मध्वाचार्य जी, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद चलाया था, है ना। तो ये वो ऑप्शन है, ये सही उत्तर है अपना। 71 नंबर का प्रश्न है, अलग अलग रचनाएं हैं, उसको अपने कवियों के साथ जोड़ना। और ये सारे ही कवि हैं, सारे ही कवि हमें देखने को मिल रहे हैं। ये भक्ति काल के कुछ कवि हैं और कुछ रीति काल के कवि हैं। तो एक रचना है, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, अखरावट। अखरावट रचना है, वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये जो उत्तर है, ये इसको सही मानना है आपने। अखरावट है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो सी में होगा 4 नंबर। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये देखो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सी में 4 नंबर है। एक में चंदायन है, वो मुल्ला दाऊद की रचना है, वैसे भी याद है हमें। और मृगावती है, वो कुतुम्बन की रचना है, याद है ये। और मधुमालती है, ये मंजन की रचना है। ऐसे आप करेंगे। मैं तो आपको सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि केवल एक ऑप्शन मिलते ही कई बार उत्तर है वो स्पष्ट समझ आ जाता है। तो वही देखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित कवि हैं और उनकी रचनाओं को हमें उनके साथ जोड़ना है। तो ये सिद्धनाथ बोध और रस साहित्य जो हम पढ़ते हैं आदिकाल में,
उनमें से ये रचना है सिद्धों की। कुछ जो पहले हमारे जो कवि हुए हैं, उनकी भी रचनाएँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं संदेश रासक रचना किसकी है? संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की है। बिल्कुल सही है। तो पौम चरैयू और रिठ्ठेमी चरैयू ये 2 रचनाएँ हैं। पवन चिरैयू और रिठ्ठेमी चिरैयू ये जो रचना है दोनों, ये अच्छा फिर अच्छा समर्पा ही आ गया। पुष्प दंत की रचना है। पुष्प दंत की रचना है स्वयंभू का महापुराण। एक में हो गया, एक में हो गया नहीं। पवन चिरैयू रिठ्ठेमी चिरैयू ये दोनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। तो ये स्वयंभू हो गया। ए में तो आएगा 2 नंबर। अच्छा, बी में आएगा, बी में आएगा ये महापुराण जो रचना है, महापुराण ये पुष्प दंत की है, ये हो जाएगा। संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान की आई। और सबरपा के चरिया पद है राहुल बेल कबीर रोड्डा की रचना है, वो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमें ये जो उत्तर है उसको सही मान लेना है। आगे है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों और उसके प्रतिपादकों का को सुमेलित करना है। भाषा के सिद्धांत है ये किस किसने जो है दिए थे कि कौन-कौन व्यक्ति हैं जो इनसे संबंध रखता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है। लेकिन इसका उत्तर अगर हम देखना चाहें तो अ, क्या है? अ, धातु सिद्धांत, धातु जो सिद्धांत है ये हेज का है। धातु जो सिद्धांत है वो हेज का है, ये मुझे याद है। तो देखें क्या मिलता है क्या? ए में 5 नंबर, ए में 5 नंबर कोई उत्तर मिल रहा है क्या? हाँ, ए में 5 नंबर मिल रहा है। केवल एक ही उत्तर ऐसा है जो मिल रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरे में बी में देखें तो 4 यो हो, यो हे हो ये सिद्धांत है, ये नयावर का है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो सी में 3 और फिर 2, सी में है 3 राय, रोए है ये, इंगित सिद्धांत है रोए का। और संपर्क सिद्धांत है ये रिवेज का है। ऐसा उत्तर मिल जाता है कई बार। ये रस से प्रश्न आया है। ये रस है, रस के जो विद्वान हैं, उन्होंने कौन कौन से वाद चलाए थे, ऐसा प्रश्न है ये। तो सबसे पहले तो बात करें अभिनव गुप्त की। अभिनव गुप्त ने अभिव्यंजनावाद चलाया था, ये बिल्कुल सही है। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद चलाया था। हाँ, अनुमितिवाद या प्रतीतिवाद, तो इसमें हाँ, भट्ट लोल्लट ने ये 2 वाद के इसके 2 नाम मिलते हैं, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये भट्ट लोल्लट का है। तो ए में 5 नंबर, ए में 5 नंबर एक ही ऑप्शन में है। ये देखिए बी ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ए में 5 और शंकुक ने चलाया था अनुमितिवाद, और भट्टनायक है उसने चलाया था भुक्तिवाद। और अभिव्यंजनावाद जो सॉरी अभिव्यक्तिवाद है वो अभिनव गुप्त ने चलाया था। ये जो है ये बात होगा, बिल्कुल सही उत्तर मानना है इसको। तो बी उत्तर है ये सही माना जाएगा। ये रस्सों में से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप चाहें तो इसका भी वीडियो मैं बना करके डाल सकता हूँ, आपको सीधा सीधा इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ जोड़ना है। बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न है ये, लास्ट और अंतिम ही प्रश्न है हमारा ये 75वां। और
75वां प्रश्न है। हाँ, ये देखिए उत्तर मिल गया इसका। प्रतीक जो पत्रिका चलाई थी वो अज्ञेय जी की पत्रिका है। और चांद चांद जो पत्रिका है हमारी, चांद पत्रिका है वो महादेवी वर्मा की है। चांद महादेवी वर्मा की है। तो डी में 3 नंबर होगा, प्रतीक अज्ञेय जी की होगी। अब आप उत्तर मिला लें। तो आपने देखना है डी में और 3 नंबर, डी में 3 नंबर 2 ऑप्शन में है। और उसके बाद में प्रतीक अज्ञेय जी की है, ए में 2 नंबर नहीं है, ए में केवल एक ही ऑप्शन में 2 नंबर है। तो ये जो डी उत्तर है हमारा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये डी उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। और बी में 1 नंबर होगा फिर। बी में 1 नंबर विशाल भारत है, वो बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, सॉरी पत्रिका है। और फिर है 4 नंबर, सी में 4 नंबर है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। करमवीर है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो ये हुए 75 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। ये दूसरा वीडियो है उसका। एक वीडियो हमने 50 प्रश्नों का बना लिया था और वो अपलोड भी है। तो आप नेट जेआरएफ के लिए अगर तैयारी करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुराने वर्षों के पेपर हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं। और हर बार नेट की परीक्षा में 2 4 5 प्रश्न है वो आते रहते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी इसमें बड़ा फायदा है, यानी ये प्रश्न है ये रिपीट होते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आगामी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको सारगर्भित सामग्री मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान से इसको समझना है, अच्छे से पढ़ना है। और आगे की वीडियो बने तब तक के लिए धन्यवाद।